हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में हम देख चुके हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से कैसे हुई। तो 1000 ईसा के आसपास का समय जो था, इसमें आप घटा भी सकते हैं 100 साल यानी 900 के करीब, और या बढ़ा भी सकते हैं। इसी के आसपास जो हुआ, हिंदी की उत्पत्ति हुई अपभ्रंश आप जानते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक हैं हिंदी के विद्वान। उन्होंने कहा कि जब 1000 ईस्वी का समय जब था, इसके पास इस समय 7 अपभ्रंश जो थे वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जो 7 अपभ्रंश थे, इन्हीं से हिंदी निकली है। उन 7 अपभ्रंशों को हम जान लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो पहला अपभ्रंश था वो सौर सैनिक अपभ्रंश था। सौर सैनिक अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती हिंदी का उद्भव हुआ। सौर सैनिक अपभ्रंश, इस अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी और फिर राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी निकली। इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी, इस सौर सैनिक अपभ्रंश से इन हिंदियों की उत्पत्ति हुई। सौर सैनिक अपभ्रंश से ही अपनी खड़ी बोली की भी उत्पत्ति हुई है, जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अगला जो अपभ्रंश था वो मगध के राजा होते थे, उनके मगध के राज्य के आसपास जो है बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया। जो अगला अपभ्रंश था वो मगध का था। मगध आपने पढ़ा भी होगा, मगध अपभ्रंश। इससे क्या बिहारी, उड़ीसा या उड़िया, असमिया, असमिया हिंदी, इन हिंदी की उत्पत्ति इससे हुई। बिहारी, असमिया और इसी से एक और बांग्ला, इनकी उत्पत्ति हुई। मगध अपभ्रंश से इन बिहारी हिंदी, उड़िया और असमिया और बांग्ला, इन हिंदियों की उत्पत्ति, इन मतलब भाषाओं की उत्पत्ति मगध अपभ्रंश से हुई। अब इसके बाद जो है अर्धमगधी अपभ्रंश आता है, जो मगध का क्षेत्र था उससे थोड़ा हट के, यानी उससे थोड़ी दूरी पर जो है अर्धमगधी अपभ्रंश आता है। तो अर्धमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली। अपभ्रंश, इससे क्या है, पूर्वी हिंदी निकली। अर्धमगधीय अपभ्रंश से केवल एक हिंदी, पूर्वी हिंदी, और उसके बाद एक खस अपभ्रंश था। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली। खस अपभ्रंश, इससे क्या हुआ, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी इससे निकली। उसके बाद जो अगला है वो
पैसानी पैसाची अपभ्रंश था, जिससे क्या हुआ, पंजाबी निकली। पैसाची अपभ्रंश, इससे पंजाबी और उसी के साथ लहादा इन भाषा, इससे पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा अब भाषाएं निकली। और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, उससे मराठी निकली। महाराष्ट्र जो है मराठी, उससे महाराष्ट्र, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, एक अपभ्रंश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो है कौन सा है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इससे क्या हुआ, मराठी हिंदी निकली। ये हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। और एक अगला जो था वो ब्राच अपभ्रंश था, इससे सिंधी भाषा निकली। अगला अपभ्रंश, ये छठवां अपभ्रंश है। और अगला अपभ्रंश जो होगा ब्राचड, इससे सिंधी भाषा। इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई, चूंकि जो प्राकृत थी वो अपभ्रंश मतलब अपना रास्ता भटक चुकी थी, तो उससे विभिन्न भाषाएं जो है लोकल लैंग्वेज की उत्पत्ति हो रही थी। तो ये 7 अपभ्रंश हुए और इनसे विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति, जैसे सौर सैनिक अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी, गुजराती हिंदी। और मगध जो था उसके आसपास से वो बिहारी हिंदी, उड़िया और असमिया, बंगाली या बंगला जो है भाषा, उसकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद अर्ध मगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। फिर खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और पैश्ची से पंजाबी और लहादा। उसके बाद जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था उससे क्या हुआ, मराठी निकली, मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई। और ब्राच से सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हमने पढ़ा, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, पूर्व नहीं 1000 ईसा के आसपास, या इसको 900 ईसा भी आप कह सकते हैं। ये हुआ। अब हम पढ़ते हैं हिंदी, जो आधुनिक हिंदी हम पढ़ रहे हैं उसके स्वरूप को। देखिए, जब हिंदी की उत्पत्ति हो गई तो इसमें विभिन्न लोकल लैंग्वेज थी। ऐसा तो था नहीं कि आज जिस रूप से आप मानक स्टैंडर्ड रूप पढ़ रहे हैं ऐसा है। तो आधुनिक हिंदी जो थी उस आधुनिक हिंदी का तो इतना कौन, इसके 3 स्वरूप में हमारे सामने आके मिली। इसके 3 रूप हुए। पहला हुआ जो प्राचीन हिंदी थी। प्राचीन हिंदी वही लगभग 1000 या 1100 ईसा से लेके 1400 ईसा तक, ये प्राचीन हिंदी हो जाएगी। ये 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक की जो हिंदी बोली गई वो कौन सी, प्राचीन हिंदी। इसमें विभिन्न तरह के जो हैं गलतियां भी थी या अनेक भाषाओं का मिश्रण भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मध्य हिंदी हुई। मध्यकालीन कर दो, मध्यकालीन हिंदी। जो मध्यकालीन हिंदी थी, इस समय क्या हुआ, विभिन्न जो विदेशी लोग थे, जैसे ये 1400 से लेके लगभग 1850, इसमें 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक माना जाता है इसका समय।
इसमें क्या हुआ, इस समय 1400 ईसा पूर्व, इस समय जो मुगल लोग थे शासन कर रहे थे, या इसी में अंग्रेज लोग आए, तो इस समय की हिंदी में क्या हुआ, विभिन्न अनेक दूसरी भाषाओं का भी क्या हुआ, शब्दों को जोड़ा गया, मतलब जुड़ गए इस समय के। और उसके बाद जो इस समय आधुनिक हिंदी है वो 1850 से अब तक, आधुनिक हिंदी जो होगी, आधुनिक हिंदी ये 1850 से अब तक। और ये आधुनिक हिंदी के जन्मदाता या जनक जो थे वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे, इसीलिए 1850 से 900 ईस्वी तक जो है क्या हुआ, भारतेंदु युग भी माना जाता है इन्हीं के नाम पर। इसके बाद द्विवेदी युग आता है जो 1900 से 1920 तक था। उसके बाद छायावाद, प्रगतवाद, अनेक युग आते हैं। इससे पहले क्या होता था, हिंदी में केवल कविताएं लिखी जाती थी। आधुनिक हिंदी आते आते क्या हुआ, भारतेंदु ने उसको कहा गद्य रूप में लाए। तो इस तरह से ये हुई। तो संविधान सभा में जब क्या हुआ, अपने भाषा को लेके बहस हुई कि एक राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, राज्य भाषा नहीं, राष्ट्र भाषा। तो जो दक्षिण भारत के लोग थे उन्होंने हिंदी को अपनाने से थोड़ा मतलब हिचकिचाहट लाए और वो विरोध किए इस बात का कि हिंदी क्यों राष्ट्र भाषा, हिंदी ही क्यों। तो इसलिए ये राष्ट्र भाषा तो नहीं हो पाई, लेकिन राज्य भाषा बन गई। हिंदी जो है राज्य भाषा बना दिया गया। तो राज्य भाषा हिंदी का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, वो सौर सैनिक अपभ्रंश से निकला हुआ जो हिंदी है, इसको आप लिखेंगे अपभ्रंश से निकली खड़ी हिंदी, जो खड़ी बोली थी, वो खड़ी बोली क्या हुआ, पश्चिमी हिंदी को ही क्या कहा गया, निकली पश्चिमी हिंदी। हिंदी को ही राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा नहीं, राज्य भाषा के रूप में दर्जा मिला। ये जो भाषा थी पश्चिमी हिंदी, इसमें क्या थी, इसको हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। और क्या हुआ, ये संस्कृत निष्ठ थी। इसको मैंने कई बार आपको बताया कि ये खड़ी बोली जो कैसी थी, खड़ी बोली, इसका अन्य नाम जो हो जाएगा, अन्य नाम खड़ी बोली। और क्या हुआ, संस्कृत निष्ठ थी। इसमें क्या था, संस्कृत, मतलब संस्कृत के भी शब्द थे, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ। और इसका एक अन्य नाम भी कौरवी भी है। इसका अन्य नाम क्या है, कौरवी। कौरवी भी इसका अन्य नाम है, खड़ी बोली का ही। और इसकी लिपि क्या तय की गई, जो लिपि थी इसकी तय की गई देवनागरी, देवनागरी लिपि, इसकी देवनागरी लिपि। यानी सौर सैनिक से निकली हुई पश्चिमी हिंदी को ही राज्य भाषा का दर्जा मिला। इसकी प्रकृति कैसी थी, तो ये खड़ी बोली थी, इसमें संस्कृत के भी शब्द थे। और उसके बाद इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने संविधान में, थोड़ा देख लेते हैं हिंदी, फिर उसके बाद हम हिंदी व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। अगर बात किया जाए हिंदी संविधान सभा में हिंदी, तो जो संविधान सभा में हिंदी थी वो 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को इसको राज्य भाषा मिला। इसको राज्य भाषा कब मिला, 1949 को राज्य भाषा।
वही संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली को ही, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली ब्रैकेट में हिंदी, इसको क्या मिला, राज्य भाषा। उस समय तय किया गया कि जो हिंदी है, जैसे दक्षिण भारत वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसको कुछ समय के लिए राज्य भाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया जाता है। राष्ट्र भाषा आने वाले समय में, राज्य भाषा आने वाले समय में इसको बनाया जाएगा। उस समय हिंदी और जो है हिंदी के साथ इंग्लिश को, दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। बात किया जाए हिंदी दिवस की, तो इसीलिए इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर शुरू में भाषा देखा जाए संविधान सभा में, तो जो शुरू में थे 17 भाषा थे, 17 नहीं 14 भाषा थे। जो संविधान सभा का भाग 17 था, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो है, ये क्या हुआ, हिंदी राज्य भाषा का वर्णन है। यानी संविधान के भाग, ये आपसे पूछ सकता है, भाग 17 में क्या हुआ, 343 से लेकर 351 तक राज्य भाषा के बारे में बात कही गई है। और राज्य भाषा क्या है, हिंदी। बताया गया है। अनुसूची जो थी 8वीं अनुसूची थी, और भाग उसमें क्या हुआ, 22 भाषाओं को अधिकृत किया गया है। इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अनुसूची जो है 8 है, और इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को अंगीकृत किया गया है। यानी जो है मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। 22 भाषा है इस समय वर्तमान में। हमने एक पोल कराया था, जिसमें से लगभग 65% ही आदमियों का सही आंसर आया है कि राज्य इस समय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। ऐसे आप समझ लीजिए, इतना आप कैसे लोग करते हैं। तो फिर जब शुरू में संविधान सभा हुआ, तो उस समय 14 ही भाषाएं कुल थी। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान में टोटल भाषाओं की संख्या थी, यहाँ पर लिख लेते हैं, 26 जनवरी 1950 में टोटल भाषाओं की संख्या 14 थी। उसके बाद अब भाषाएं, संविधान संशोधन होता रहा और जुड़ती गई। जैसे 21वें संविधान संशोधन में जो है सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, तो 14 एक 15 हो गया। जो 21वां संविधान संशोधन है, 21वें वो 1967 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, में सिंधी भाषा जोड़ा गया। तो टोटल भाषाओं की संख्या हो गई 15। फिर अगला जो संविधान संशोधन आया 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तो इसमें 3 भाषाएं, मणिपुरी, कांकोड़ी जोड़ दिया गया, और उसी के साथ नेपाली भी जोड़ा गया। तो जो 71वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1992 में नेपाली,
मणिपुरी और कांकोड़ी, इन भाषाओं को जोड़ दिया गया। तो ये 3 भाषाएं जब जुड़ी तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। 15 3 18। उसके बाद अगला संविधान संशोधन जो हुआ वो 92वें संविधान संशोधन हुआ। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली और डोगरी बोडो। इसमें कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन में। तो इसमें क्या हुआ? 4 भाषाएं ऐड की गई। उसमें कौन सी थी? उन भाषाओं का नाम हम मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, डोगरी, बोडो। इसी के साथ जो हुआ भाषाएं जो हुआ वो 18 और 4 22 हो जाएंगी। 18 4 22। तो 22 भाषाएं इस समय अपने संविधान में हैं। जो ये संविधान संशोधन 1992 हुआ था वो 2003 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें 4 भाषाएं संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो जोड़ा गया, तो ये 22 भाषाएं हो गई। अगर बात किया जाए टोटल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं तो हम एक बार लिख देते हैं और आप भी नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए। ये जीएस का भी काम करता है, पेपर में पूछ लेता है निम्न में से कौन सी भाषा संविधान में नहीं है या संविधान में से नहीं है। तो वहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कांकोड़ी। ऐसे लिखते चलिए, हम बताते रहेंगे। सिंधी, नेपाली, डोगरी, बोडो, ये 4 भाषाएं। ऐसे हम जिस क्रम से लिख रहे हैं उसी तरह आप लिखते रहिए। फिर मणिपुरी, कांकोड़ी और नेपाली। मणिपुरी, कांकोड़ी और उसके बाद क्या होगा? जो भाषाएं होंगी वो मैथिली आ जाएगी, संथाली आ जाएगी और डोगरी हम लिख चुके हैं। अच्छा हाँ, तो इसके बाद हो जाएगा मैथिली, मणिपुरी, इसी में हिंदी तो अपनी भाषा है ही, हिंदी है ही, और तेलुगु हो जाएगा, असमिया हो जाएगा, बंगाली, गुजराती हो जाएगा। तेलुगु, असमिया, गुजराती, उसके बाद क्या हो जाएगा? मलयालम भी हो जाएगा, इसी में कन्नड़ भी है, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, बंगाली, तमिल, तेलुगु। कितने भाषाएं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हुआ। अभी और बाकी है। संस्कृत हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, पंजाबी और उड़ीसा हो जाएगा। तो संस्कृत, उर्दू,
पंजाबी, उड़िया, उड़िया भाषा तो जोड़ी ही गई थी। और उसके बाद हो जाएगा मराठी भी हो जाएगा। अब जोड़िए, देखिए कितना हो गया। ये टोटल भाषाएं हो गई 22। आप देख लीजिए, सिंधी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, कांकोड़ी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मैथिली, मणिपुरी, और उसके बाद हिंदी, तेलुगु 2 बार हो गया है, नहीं तेलुगु, हाँ तेलुगु 2 बार हो गया है, एक भाषा अभी मिस हो रही है। असमिया, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, और उसके बाद हो जाएगा मराठी। और हम आप कश्मीरी बोल दिए थे, लिखे नहीं थे, कश्मीरी। ये हो जाएंगी 22 भाषाएं। और इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ जो है, कश्मीरी कहीं लिखे हैं, असमिया यहाँ पर लिखे हैं, तो फिर हमें लगा कि असमिया भी कहीं मिस्टेक हो गई। ये 22 भाषाएं हो गई। इसी के साथ 6 शास्त्रीय भाषा भी हैं, जिसको जो है सबसे पुरानी लैंग्वेज भी आप समझ सकते हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं को भी एक बार देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा या लैंग्वेज, तो ये जो है 6 शास्त्रीय भाषा हैं। जैसे इसमें संस्कृत है ही, एक बार हम आपको नाम बता देते हैं, फिर उसके बाद फिर लिखते हैं। संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और मलयालम जो है, और उड़िया जो भाषा है, मलयालम और उड़िया, ये हैं 6 शास्त्रीय लैंग्वेज। अगर आप लोग वीडियो देखना और शेयर करना, साथ में अगर आप चाहेंगे कि विभिन्न भाषाओं की बोली, जैसे कि खड़ी बोली और विभिन्न अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं या बोलियां, जैसे हिंदी की जो भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, ऐसे अनेक जो बोलियां हैं, इनका भी क्षेत्र वाइज और अपभ्रंश वाइज कराया जाए तो हम करा देंगे, वरना हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।